हेलो वेलकम, के हाल चाल। तो देखो यार, चैप्टर अपना चल रहा है सरल रेखाएं, और आज हम देखेंगे जो प्रश्नावली 9.3 है, इसके पहले 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन, मतलब प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान से, इन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ, बट लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो y अंतःखंड की बात की गई है। जब हमने ढाल अंतःखंड रूप पढ़ा था तो 2 रूप पढ़े थे, एक y अंतःखंड वाला, एक x अंतःखंड वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी हमें y अंतःखंड वाले रूप की बात करनी है, यानी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो ये अपना x एक्सिस हो और ये y एक्सिस हो और एक कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन का ढाल अगर m हो और ये जो मूल बिंदु है, ठीक है ना, जो मूल बिंदु है सर, ठीक है ना, उससे y दूरी पे इस लाइन को काटती हो, y एक्सिस पे, इससे c दूरी पे यहाँ पर काटती हो। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0,c, क्योंकि ये y पे है तो x0 yc, तो यही इसका y अंतःखंड होता है निशान के साथ। मतलब अगर ये ऊपर है तो प्लस c लोगे, नीचे है तो माइनस c लोगे। समझ में आ गया? मतलब दूरी ना बोल के विस्थापन बोलो। यहाँ पे हमें विस्थापन देखना होता है। इससे ऊपर गए हैं तो पॉजिटिव, इससे नीचे आए हैं तो नेगेटिव। अगर मतलब y खंड c है, ढाल m है, तो रेखा का समीकरण होता है y = mx + c। ठीक है, इतना आपको ज्ञान होना चाहिए, आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि y = mx + c इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो इसमें खास बात क्या है कि एक तरफ y है, बाकी सब दूसरी तरफ है। तो हम क्या करेंगे, जो ये पहला पोर्शन है x + 7y = 0, इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ y है, मतलब यहाँ पे y वाली टर्म यहीं पे रहने दो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा -x। ठीक है, 7 डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y बचना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ y है, y का कोफिशिएंट कितना है? 1, जबकि यहाँ पे 7 है, तो यहाँ 7 को डिवाइड में लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा -x / 7। अब देखोगे प्लस में c, यहाँ प्लस में कुछ दिख नहीं रहा तो प्लस में 0 लिख दो सर। अब आप देखोगे तो y = mx + c वाले फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि अगर मान लो ये समीकरण 1 हो, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे समीकरण, ध्यान से देखना, समीकरण 1 की y = mx + c से तुलना करने पर, y = mx + c से तुलना करने पर। ठीक है, अगर आप तुलना करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे x के साथ जो है उसी को हम m यानी कि ढाल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे x के साथ क्या है सर? x का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, यहाँ ऊपर कुछ नहीं नजर आ रहा, मतलब 1 तो होगा, यानी -1, और नीचे है 7, है ना। तो यहाँ से m का मान आ गया -1/7, और जो y अंतःखंड है सर, जिसे हम c बोल रहे हैं, वो हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि प्लस में c होता है, तो c कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। क्लियर हो गई बात? तो ये था इसका पहला हिस्सा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक x अंतःखंड वाला भी फॉर्मूला होता है। अगर आपको x अंतःखंड पता है d, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, y = mx - d। लेकिन अभी ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पूछा गया है y अंतःखंड, तो यही वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो c होता है ये y अंतःखंड हो जाता है, और जो x का गुणांक होता है, अगर आपने इस रूप में लिख लिया है, तो वही ढाल होता है। पहली बात क्लियर हो गई अगर, तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है? 6x + 3y - 5 = 0, है ना। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कितना है? 6x - 3y + 5 = 0। ठीक है, 6x + 3y - 5, ठीक है, 6x + 3y - 5। ठीक, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से भी इसको y = mx + c, ठीक है ना, इस रूप में लिख पाएँ, यानी y अंतःखंड। ठीक है, हमें यहाँ से मिल जाएगा और ढाल यहाँ से मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या है, फिर से यार वही, एक तरफ y बचना चाहिए ना सिर्फ। तो यहाँ पे पहले y वाली टर्म ही रहने दो, 6x गया उधर, -6x, -5 गया उधर, है ना। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा y, 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, और इसको 3 से डिवाइड करोगे 5/3। अब आप यहाँ से बोल सकते हो, है ना, यहाँ से एक बोल सकते हो इसकी y = mx + c से तुलना करने पर, है ना, इससे तुलना करने पर। तुलना करोगे तो क्या मिलेगा सर आपको? यार तुलना करोगे तो देखो ना भाई, जो m के साथ है
मतलब x का गुणांक है वही m होता है, तो x का गुणांक कितना है -2। तो मतलब यहाँ पर जो ढाल हो गया यानी कि m वो हो जाएगा -2, और जो प्लस में होता है वो क्या है c यानी कि y अंतःखंड। तो c का मान कितना आ गया 5/3। तो ये आ गया आपका, ठीक है ना, आंसर। ठीक है, m इतना है और c इतना है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये तो था इसका दूसरा हिस्सा, है ना। एक और हिस्सा रहता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है सर? देखो जो इसका तीसरा हिस्सा है इसमें क्या बोला गया है, y = 0 है सर, y = 0। अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरे को करना कैसे है, y = mx + c जैसा कुछ दिखाना है। तो मैं क्या बोलूँगा, y = mx यानी कि 0x, प्लस में c भी 0 लिख दो। भाई 0 को ऐसे 0 लिखा हुआ एक तरह से। तो यहाँ से बोलोगे y = mx + c से तुलना करने पर, इससे तुलना करके देखोगे कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, है ना। तुलना करने पर लिख लेना। तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर, क्योंकि x के साथ यहाँ पे m है, यहाँ पे देखोगे तो 0 है ना। तो m की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू भी आ गई 0। ये भी हो गया। चलिए, अब अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी हम चलते हैं आगे। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखो, जब सिर्फ अंतःखंड की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ दोनों अंतःखंड पता है। इससे पहले जो हमने देखा था, ठीक है ना, ये क्या था, ढाल अंतःखंड, मतलब ढाल दिया होगा और कोई एक अंतःखंड, चाहे x चाहे y, ये y वाला केस था। लेकिन यहाँ पे ढाल वाल की बात ही नहीं की गई है। यहाँ पे क्या बोला गया सर, यहाँ पे कह रहे हैं अंतःखंड रूप। अब ये अंतःखंड रूप क्या होता है, ठीक है। इससे पहले वाला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। अंतःखंड रूप क्या होता है सर, कि अगर आपके पास देखो, मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास अगर एक्सिस हो, एक बार मैं लिख लेता हूँ इसे, ये ठीक है। और मान लो कि कोई लाइन, ठीक है, ऐसी है जिसके हमें दोनों अंतःखंड पता है, x अंतःखंड भी पता है और y अंतःखंड भी पता है। x अंतःखंड मतलब x को इसने कितनी दूरी पे यहाँ पे काटा निशान के साथ, मतलब दूरी की जगह विस्थापन बोल सकते हो, ठीक है। और y को कहाँ पे काटा, ऊपर काट रही है तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे काटता तो नेगेटिव, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऐसे नीचे काटेगा, है ना, और ये लेफ्ट में काटेगा, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a,0। तो मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो, है ना, विस्थापन, तो a की जगह हम -a लेंगे अंतःखंड, और यहाँ पे राइट साइड में काटेगा तो +a लेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो, जो x कोऑर्डिनेट होता है ना इस पॉइंट का, वो x अंतःखंड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्योंकि कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन देखो, ये भी a होगा, ये भी a होगा, तो वहाँ से कन्फ्यूज मत होना। आप इतना याद रखना, निशान के साथ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, अगर आपके पास x अंतःखंड भी पता है, y अंतःखंड भी पता है, तो जो अंतःखंड रूप होता है सर, अंतःखंड रूप यानी कि जो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है लाइन का, ठीक है, ये लाइन L है, तो इसका समीकरण हो जाता है x/x का अंतःखंड लिख दो और y/y वाला अंतःखंड लिख दो, इनको जोड़ के 1 के बराबर लिख दो। ये होती है अपनी समीकरण। मतलब कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है वो कह रहे हैं कि भाई इसको इसमें कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड, मतलब x को कितनी दूरी पे काटता है, y को कितनी दूरी पे काटता है मूल बिंदु से, वो बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यार चलो, पहला क्वेश्चन अपना देखो है कैसे, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 और बराबर है सर 0, यही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या करनी है, हमें बस करनी है थोड़ी सी चालाकी। जो भी हम देख रहे हैं उसमें x वाली टर्म, y वाली टर्म तो एक तरफ है, उस तरफ एक बचा हुआ है। तब इसमें एक कैसे बचाएंगे, ध्यान से देखो। पहले x वाला पद यानी x वाली टर्म और y वाली टर्म यहाँ पे लिखो, -12 उधर जाएगा +12। अब मुझे बताओ कि मुझे फोकस कहाँ पे करना चाहिए। सबसे पहले फोकस करना चाहिए 1 पे, कि मतलब मैं राइट साइड में 1 कैसे बना सकता हूँ। तो आप कहोगे यार 1 बनाना तो बहुत आसान है, इसको 12 से डिवाइड कर दो, जितना ऊपर है उतना ही नीचे लिख दो, है ना। कोई नॉन जीरो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे लिख दो, तो 12/12 एक आ जाएगा ना। लेकिन अब भाई घर की खेती तो है नहीं, अब सबको ही 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक को डिवाइड किया तो सबको करना पड़ेगा सर। इससे फ़ायदा ये होगा कि राइट साइड में तो देखो 1 क्रिएट हो गया, और यहाँ पे x को लिख दो 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी नीचे बच जाएगा 4,
ऐसी 2 कम 2, 2 6 12, यानी y बटे में बच जाएगा 6। अब आप कह सकते हो कि इसकी अगर हम उससे तुलना करें, ये कॉन्सेप्ट है सर, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको यहाँ बनाना नहीं है ना, जो गुलाबी वाला पार्ट है ये समझाने के लिए था बस, ठीक है। आप यहाँ से क्या कह सकते हो, आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये जो समीकरण है इसकी x बटे a प्लस y बटे में b बराबर 1 से तुलना करने पर, ठीक है, इसकी एक से तुलना। अच्छा, हमारा आधा आंसर यहाँ आ चुका है क्योंकि उन्होंने 2 चीज़ें बोली हैं। एक तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने कर दिया। अब कितनी कितनी दूरी पे अंतःखंड काटते हैं, तो x अंतःखंड यानी कि a का मान देखो क्या आएगा, जो x के नीचे है वो a है, तो x के नीचे 4 है ना सर, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 4, और ये b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 6। लेकिन ये a और b आप तब यहाँ पे लिखोगे कंपेयर करके जब आपने बिल्कुल इस रूप में ढाल दिया हो, मतलब राइट साइड में 1 होना चाहिए, यहाँ x के नीचे समथिंग, y के नीचे समथिंग, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। जब ऐसा हो जाए तब आप a और b उठा के लाओगे। a क्या हो जाएगा x अंतःखंड, b क्या हो जाएगा y अंतःखंड। चाहो तो आप लिख भी सकते हो अलग से, x अंतःखंड बराबर इतना, y का अंतःखंड बराबर इतना, ठीक है। चलिए, ये कौन सा पार्ट था, अभी हमने एक ही किया ना, इसका दूसरा 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, 4x माइनस 3y, ठीक है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। और एक तीसरा पार्ट भी है, तीसरा भी मैं उतार लेता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ गया 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको करते हैं जरा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये जो चीज़ है ना, ये तो आपको दिख रहा होगा कि भाई राइट साइड में मुझे 1 चाहिए, तो 6/6 1 हो जाएगा, यानी इसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। राइट साइड में तो ठीक है, चल 1 बन गया, ठीक है ना, राइट साइड में तो ठीक है, चलो 1 बन गया। लेकिन यहाँ पे देखो x के नीचे क्या आएगा सर, x के नीचे आ जाएगा 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि ये 3 बटे में 2। कैसे, देखो यहाँ पे अगर आप काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 आएगा, नहीं x के जस्ट नीचे 3 है, तो x के जस्ट नीचे 3 लिखोगे। x के साथ वाली चीज़ इस 3 के भी नीचे आ जाती है। अगर आपको एक ही स्टेप में करना है तो आप ऐसे समझ लेना, ठीक है, दिमाग में बिठा लेना इसको, ठीक है। क्योंकि अगर आप फिर अगले स्टेप में लिखोगे यहाँ 2/3, फिर अगली बार उल्टा करोगे वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप सीधा करो कि भाई x के नीचे जो है वो तो साथ साथ नीचे लिखो, x के साथ जो है वो और नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट इधर था ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि ये कैसे आया, ठीक है। अब मैं इसको साफ सुथरा लिख देता हूँ ऐसे ही जैसे था, ठीक है। ऐसे इसको करोगे ना, देखो तो y, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि जस्ट नीचे 2 आएगा, ऊपर तो 1 बचा है ना, 1 नीचे आ जाएगा, 1 मतलब -1 है ना, तो वो माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है, ये हो गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आया, प्लस लिख दिया मैंने, इस माइनस को नीचे शिफ्ट कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आप इसको बोलोगे x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इक्वल टू 1 से तुलना करो इसकी, है ना, इसकी 1 से तुलना करो, ठीक है ना, मतलब इस इक्वेशन से। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 3/2, a का मान कितना आ जाएगा 3/2, और b का मान कितना आ जाएगा -2, ठीक है। ये हो गया सवाल, यहाँ तक भी क्लियर चीज़ है। अब देखो अगला, जब एक चीज़ गायब हो ना तब आप इस फॉर्म में ऐसे नहीं लिखोगे, तब आप डायरेक्टली जो भी आपको आता है यहाँ पे y का मान निकालो। y का मान कितना हो जाएगा -2/3, y का मान कितना हो जाएगा -2/3, मतलब इसका कोई x इंटरसेप्ट है ही नहीं, x इंटरसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कोई x अंतःखंड नहीं है इसका, ठीक है। और y अंतःखंड जो है वो है -2/3। x अंतःखंड क्यों नहीं है सर, क्योंकि y बराबर समथिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये x के पैरेलल होता है, x के समांतर होता है। समझ में आ गई बात, तो कोई x अंतःखंड नहीं है, और y अंतःखंड कितना है -2/3, ठीक है। कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो, कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो कि यार इसको तो हमने इस रूप में तो दिखाया नहीं, है ना, इसको तो हमने इस रूप में दिखाया नहीं। देखो जब एक वेरिएबल गायब हो, मतलब x या y, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। बाकी अगर आप तसल्ली करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। देखो यहाँ से 3y बराबर लिखते -2 के,
3y+2 है ना, अगर मैं इसको उस रूप में लिखना भी चाहूँ तो 3y, 2 कहाँ जाएगा माइनस में, ठीक। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो अगले स्टेप में -2 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा कि भाई 3y यहाँ है, उधर मुझे 1 बनाना था ना, तो -2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, -2 से इसको भी डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 1, और ये 3 अगले स्टेप में नीचे आ जाएगा, यानी कि y/-2/3। अब y के नीचे जो होता है वो y अंतःखंड होता है ना, x वाला तो है ही नहीं, x वाला है ही नहीं, तो भी वहाँ पर भी चीज़ें कम पड़ जाएंगी। आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पर 0x लिखोगे और नीचे कुछ लिखोगे, लेकिन क्या यहाँ पे 1 लिखोगे तब भी वैलिड है, 2 लिखोगे तब भी वैलिड है, 3 लिखोगे तब भी वैलिड है, 4 लिखोगे तब भी वैलिड है, नहीं लिख सकते ना ऐसे। ऐसा आप कन्फ्यूज होगे क्या होगा इसका, इससे अच्छा रहता है भैया इसको ये तामझाम है मत पढ़ो, जब एक वेरिएबल नहीं होगा तो उसको आप ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। ये अलाउड है CBSE में, ठीक है, आपके NCERT में भी ऐसे आंसर दिया हुआ है। अगला देखो, अगला है इस बिंदु की रेखा इससे दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो मतलब देखो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर अपने पास कोई रेखा है सर, ठीक है ना, अगर अपने पास कोई रेखा है, मान लो ये है कोई रेखा, ठीक, ये रेखा जो है ये मान लो L है, और इसकी किसी बिंदु से दूरी, मान लो ये कोई बिंदु है x1 y1, है ना, इस बिंदु के निशान क्या है x1 y1, ठीक है, दूरी मतलब लंबवत दूरी है ना, इसकी दूरी मान लो d है, और रेखा के समीकरण है ax + by + c = 0। तो जो ये लंबवत दूरी होती है ना, यानी कि d, ये कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई मोड के अंदर लिखोगे a, x की जगह छोड़ दो, फिर यहाँ लिखोगे b, y की जगह छोड़ दो, फिर लिखोगे c, डिवाइड बाय √, ये जो a है इसका स्क्वायर प्लस में ये जो b है इसका स्क्वायर। ये जो x की जगह छोड़े ना उसकी जगह बिंदु का x कोऑर्डिनेट यानी x1 लिखोगे, और जो y की जगह छोड़ी है ना इसके लिए बिंदु का y लिखोगे यानी कि y1। ये होती है दूरी, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर, तो यहाँ पर देखो हमको बोला गया कि जो लाइन की इक्वेशन है वो इतनी है 12, यहाँ पर है x + 6 = कितना है 5, और यहाँ पर है y - 2, ठीक है ना। इसकी दूरी निकालनी है इस बिंदु से, है ना। तो पहले क्या करते हैं, इस रेखा को इस रूप में कन्वर्ट करते हैं, व्यापक रूप बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी a के साथ x का कोफिशिएंट, फिर y वाला टर्म, फिर प्लस में c। तो उसके लिए क्या करोगे, तो 12 × x कितना हो जाएगा सर 12x। अब x के बाद क्या आनी चाहिए y वाली टर्म, तो y वाली टर्म उधर से उठा के लाओ, देखो 5 × y 5y होगा ना, 5y को इधर शिफ्ट करोगे क्या वो -5y हो जाएगा इधर आके, हाँ ठीक है। तो 12 गुणा में 6 करोगे 72 यानी 72 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 5 गुणा में -2 यानी कि -10 भी होगा। यहाँ पे 72 -10 को चलाओगे +10 में, यानी 72 + 10 82, है ना। तो यहाँ पर क्या ये 82 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, और बराबर 0 लिख सकता हूँ, हाँ। तो क्या ये बिल्कुल वैसी फॉर्म में हो गया, हाँ। अब आप देखोगे कि ये जो इक्वेशन थी, अगर यहाँ पे 12x हो, माइनस में 5y हो, और प्लस में 82 = 0 हो, तो यहाँ से आपको a का मान 12 मिल गया, b का मान -5 मिल गया, c का मान 82 मिल गया। और जिस बिंदु से निकालना था ये दूरी, ये बिंदु हमें दिया गया -1,1, यानी कि x1 की जगह -1 और y1 की जगह 1 पुट कर देना है। जो हमने x1 y1 पुट किया उसकी जगह -1 पुट करना है उस समीकरण में। यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। तो हम बोलेंगे, ठीक है, कि अगर मान लो ये रेखा L1 है, तो हम बोलेंगे L1 की, ठीक है, -1,1 से दूरी, ठीक है, बराबर d हमने मान लिया। तो ये d का मान क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला आप राइट में लिख देना ये वाला, ठीक है। d का मान क्या हो जाएगा, यही वाली समीकरण उतारना, 12x की जगह छोड़ देना, 5y की जगह छोड़ देना, प्लस में 82 मोड में लिख देना इसको, डिवाइड बाई, ठीक है। फॉर्मूला लिखने का नंबर होता है इसलिए राइट में लिख देना सर, ठीक है। अब यहाँ पे x जो भी है, ठीक है ना, x के साथ क्या है 12, यानी कि वो ही a होगा, तो a का स्क्वायर प्लस में b की जगह क्या है -5 का स्क्वायर लिख दो। और क्या करना है आपको, जो ये आपने 12x था ना, x की जगह x1 कितना है सर -1 है, तो यहाँ पे -1 पुट करोगे। y1 कितना है सर 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दोगे। बस इसको सॉल्व कर लो यार, बस इसको आप सॉल्व कर लो। देखो तो यहाँ से कितना 12 एकम 12 यानी -12 और -5 -17 82 में 17 घटाओगे कितना बचेगा 65, तो यानी कि 65 आ गया ऊपर। और नीचे कितना आएगा सर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25,
है ना, -5 का स्क्वायर 25 होगा, तो ये हो गया 116 यानी कि अंडर रूट करोगे 13। ठीक है भाई, मोड हटा दो, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो कितना आ जाएगा, ये 5 यूनिट आ जाएगा सर। 13 पंजे 65 होता है, 13 से काटोगे तो 5 इकाई या 5 यूनिट दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा इससे दूरियां 4 इकाई हैं। मतलब एक्स अक्ष पे कुछ ऐसे बिंदु हैं, है ना, जिनकी इस लाइन से अगर दूरी निकाली जाए तो 4 आती है प्रत्येक बिंदु की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे माना एक्स अक्ष पर वे बिंदु बराबर x, 0 रूप में। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं आएगा, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, x अक्ष पर वे बिंदु, ठीक है ना, x अक्ष पर वे बिंदु x, 0 रूप में है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा बिंदु हैं, यहाँ पे बोला गया है, बट मैंने एक लिखा है, आपको दिख रहा है कि ये एक है, बट x की जो सोचो ना, अगर अलग अलग वैल्यू होंगी तो अलग अलग बिंदु भी हो जाएंगे। वो तो डिपेंड करता है x की कितनी वैल्यूज हमें फाइंड आउट होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो x की अगर 2 वैल्यू मिली तो 2 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपको दिख रहा है कि मैंने एक बार में लिखा है, बट ये वेरिएबल में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो उससे टेंशन मत लेना। लेकिन इतना पता है कि जितने भी बिंदु हैं सब x अक्ष पे हैं, तो भैया x अक्ष पे y तो 0 होता है, x का कुछ मान होगा, y 0 होगा, इसी रूप में होंगे वो बिंदु। ठीक है, अब देखो हमें जो समीकरण दी गई है वो कितनी है, x/3 y/4, है ना, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 1। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि अगर मेरे पास जो लाइन है, ठीक है, अगर मेरे पास, ठीक है, जो लाइन है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप में आ जाए, है ना, अगर मेरे पास जो लाइन है वो इस रूप में आ जाए, तो मैं इसकी किसी बिंदु से दूरी, है ना, इसकी किसी बिंदु से दूरी का फॉर्मूला मुझे पता है ना, इसकी किसी बिंदु x1 y1 से दूरी का फॉर्मूला मुझे पता है ना भाई। दूरी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ठीक है, a यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, x1 प्लस में b, y की जगह क्या आ जाएगा, y1 प्लस में c, और वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ही आ जाएगा ना। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, एक और काम करते हैं, यहाँ पे x, 0 की जगह x1, 0 मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है सर, y1 की वैल्यू 0 है अपने क्वेश्चन में, x1, 0 मान लिया, है ना, क्योंकि x देखो यहाँ भी आ रहा है, वहाँ भी कन्फ्यूज हो गए। तो बिंदु जो है वो x1, 0 रूप में है, तो पहले इसको इस रूप में लिख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, 4 गुणा में x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3 गुणा में y कितना हो जाएगा, 3y, नीचे आ जाएगा 4 3 12, 12 को उधर ले जाओगे, 12 गुणा में 1 12 हुआ, 12 को वापस से लेफ्ट में लाओगे माइनस में आएगा, यानी कि वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये आपको दिख गया। ठीक है, कि अपने पास है 4x, ठीक है, अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे 4x प्लस में 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दिख गया आपको। और बिंदु अपना क्या है, x1, 0, है ना, y1 का वैल्यू 0 है, क्योंकि ये x अक्ष पे है तो y1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं हुआ, 0 लिखो सीधा, वो समझाने के लिए मैंने बस वैसे लिख दिया है। तो यहाँ से अब अपने को पता है, ठीक है, यहाँ से अब अपने को पता है कि जो d होता है सब, है ना, d जो होता है वो कितना होता है, वर्गमूल के अंदर a x1 प्लस b y1 प्लस में c, ये होता है। ठीक है, वो समझाने के लिए था, ये मिटा दूंगा। ठीक है, या फिर रहने देते हैं ना, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, आप चाहो तो राइट में वैल्यू लिख सकते हो। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, x के लिए जगह छोड़ दो, प्लस में 3, y के लिए जगह छोड़ दो, माइनस में 12, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट क्या आएगा फिर, a² b², x के कोफिशिएंट को यहाँ पे a बोलेंगे यानी 4 का स्क्वायर, y कोफिशिएंट को b बोलेंगे यानी 3 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और ये d जो है ना, ये दूरियाँ 4 इकाई बोली गई थी, तो 4 आ गया सर। ठीक है, अब देखो किस बिंदु से, इसकी किस बिंदु से, x1 0, तो x की जगह यहाँ पे आ जाएगा x1 और इसकी जगह आ जाएगा 0, है ना, क्योंकि जिस बिंदु से निकालना उसमें x की जगह x1 रखोगे, y1 की जगह 0 लिख दोगे। ठीक है ना, क्योंकि अपना बिंदु ये है सर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, ठीक है, ये मोड जो लगा हुआ है ना, ये मोड
इसको मैं अगर हटाऊं तो किसी एक तरफ प्लस माइनस आएगा, मैं दूसरी तरफ लगा दे रहा हूँ प्लस माइनस। अब यहाँ से क्या बचेगा 4x1, ये तो 0 हो गया, माइनस में 12 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा सर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का रूट 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना, यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो देखो 4x1 माइनस 12, 4x1 माइनस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 20 आ गया सर। क्यों? क्योंकि ये 5 को इधर गुणा करोगे तो प्लस 4 से करोगे तो 5 गुणा में 4 प्लस का 20 आ जाएगा, और माइनस 4 से करोगे तो 5 गुणा में माइनस 4 माइनस का 20 आएगा, यानी प्लस माइनस 20 लगा तो 2 केस बन जाएंगे सर यहाँ पे। एक बन जाएगा 4x1 माइनस 12 इक्वल टू अगर आप प्लस 20 लिख रहे हो, या फिर एक बन जाएगा 4x1 माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 20 लिख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे जगह उतनी है नहीं तो ये तो खैर समझाने के लिए है, ठीक है ना, लेकिन आप फॉर्मूला ज़रूर लिखना राइट में कहीं ना कहीं, ठीक है, उसके नंबर होते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4x1 इज इक्वल टू 32, तो x1 आ गया 8। अगर x1 8 है तो बिंदु क्या होगा, देखो अगर x1 8 है तो बिंदु अपना क्या था x1, 0, यानी कि 8, 0। ठीक है, दूसरा केस में क्या होगा सर, यहाँ से 4x1 इज इक्वल टू, ये प्लस में जाएगा नहीं माइनस 8 बचेगा, तो x1 की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर ऐसा है तो बिंदु क्या होगा, बिंदु फिर से वही होगा भाई x1, 0, लेकिन इस बार x1 की वैल्यू आई है -2, तो -2, 0 है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें समझाने के लिए थी, आप फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिख लेना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, मैं चाहूँ तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिखना, ठीक है, या ठीक है, इसीलिए मैं इसका कलर ही बिल्कुल बदल डालता हूँ, ठीक है, कुछ अलग ही कर दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं पांचवे की। जो पांचवा सवाल इसमें क्या कह रहा है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। रेखाएं कौन कौन सी हैं सर, पहले देखो यहाँ पे दिया गया 15x प्लस में 8y माइनस में 34 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर दूसरी रेखा क्या दी गई है 15x प्लस में 8y प्लस में 31 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर अपने पास समांतर रेखा हो, अगर अपने पास समांतर रेखा हो ax प्लस में by प्लस में c1 इक्वल टू 0, और दूसरी हो ax प्लस में by प्लस में c2 इक्वल टू 0। अगर मान लो ये रेखा 1 है और ये रेखा 2 है ना, मतलब लाइन 1 लाइन 2 ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि अगर मान लो, ठीक है, ये क्या है, ये लाइन 1, यह लाइन 2। लाइन 1 अगर समांतर है लाइन 2 के, लाइन 1 अगर समांतर है लाइन 2 के, तो यहाँ पर ये चीज़ें एक जैसी होती हैं, ये पहचान है सर। इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे a1 a2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे होंगे। यहाँ पे b1 b2 नहीं आएगा, ये एक ही जैसे होंगे। अगर ऐसा है तो आप समझ जाना ये रेखाएं समांतर हैं, इस रूप में अगर लिखा हुआ है तो, पहली बात। ठीक है, जो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है सर, वो कैसे निकालोगे, c2 माइनस c1 का मोड, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये दूरी होती है सर। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि भैया अगर आपके पास लाइन 1 है और लाइन 2 है, ये दोनों लाइन 1 लाइन 2 आपस में क्या है, समांतर हैं, और इनके बीच की दूरी मतलब लंबवत दूरी d है, तो d का ये मान आता है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ लगाएं तो जो इनके बीच की दूरी d होगी वो क्या आएगी, मॉडुलस के अंदर, ठीक है, मोड के अंदर c2 माइनस c1, मतलब देखो ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, किसी में से कोई सा भी माइनस कर सकते हो, मोड लगा हुआ है ना, 1 में से 2 करो, 2 में से 1 करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ c2 माइनस c1 यानी कि 31 माइनस 34 यानी वो प्लस का 34 बन जाएगा, डिवाइड बाई क्या होता है सर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a क्या जो दोनों में है x के साथ वही ये है, जो दोनों में है y के साथ वही भी है, तो दोनों में एक जैसा होना चाहिए। अपना क्वेश्चन देखोगे ना तो ये समांतर रेखाएं, इसलिए देखो ये दोनों चीज़ें एक जैसी ही हैं। तो a का मान 15 है और b का मान 8 है सर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग,
तो यहाँ से d का मान कितना निकलेगा, 31 और 34 65 होता है सर, डिवाइड बाई 65 तो पॉजिटिव आया, ठीक है हटा दो मोड, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 यानी 289, 17 है ना, नीचे कितना जाएगा 17, इतने यूनिट, ठीक है। वर्गमूल के अंदर 289, 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये था पहला पार्ट सर, कौन सा था ये, पहला हिस्सा था। अब दूसरे में क्या दे रखा है, ठीक है, दूसरे हिस्से के लिए, ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए इसको थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट लगेगा सर, है ना, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, ठीक है। बस मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ, ठीक है। मैं सीधा कर रहा हूँ दूसरा, देखो दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में कह रहा है इक्वेशन है पहली, L ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस में p इज इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण क्या है सर, दूसरी समीकरण है L ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस में r इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो L के अंदर गुणा कर दूं, ये हो जाएगा LX प्लस में LY, L गुणा में x हो गया LX, L गुणा में y हो गया LY प्लस में p इज इक्वल टू 0, है ना। इसको मान लेते हैं पहली समीकरण। ऐसे यहाँ पे L गुणा में x, L गुणा में y माइनस में r इज इक्वल टू 0। तो इसको फिर से कंपेयर करोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस C1 की वैल्यू p आ गई। इसको कंपेयर करोगे तो ax प्लस बी वाई C2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इनके बीच की दूरी अगर d है तो समझ में आ गया होगा आपको, दूरी क्या लगेगी C2 माइनस C1, है ना, या C1 माइनस C2 कुछ भी कर सकते हो, हैं। तो p माइनस माइनस r कर रहा हूँ मैं, p प्लस r हो जाएगा, डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू भी n है और b l है और b की वैल्यू भी l है, तो यानी कि ये l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, मोड के अंदर p प्लस r और नीचे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल के अंदर, ठीक है, 2l स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अब आप देखोगे तो यहाँ से d का मान कितना हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ देखो, ठीक है, मोड के अंदर है p प्लस में r डिवाइड बाई एल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, एल स्क्वायर के बदले एल बाहर आ जाएगा मतलब, है ना। और क्या बचेगा √2, क्या बचेगा √2। लेकिन सर दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आप देखोगे ये तो नेगेटिव कभी देगा नहीं, मोड के अंदर है, ये भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये एल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें इंश्योर करना पड़ेगा, इसलिए इसको मोड में लिखोगे, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा सबको नेगेटिव कर देगा, इसलिए आपको मोड, आप चाहो तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं इन सबको जो मोड में है और इसको बाहर, ठीक है। मैं खैर फिलहाल नहीं छोड़ रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 5वां सवाल। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, जो कि है बहुत ही आसान। यहाँ पे कह रहा है इस रेखा के समांतर और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ध्यान से देखो, इस रेखा के समांतर मतलब ये जो रेखा है ना सर, ठीक है, यहाँ पर देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या है और कैसे आप अप्रोच करोगे। 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, ये मान लेते हैं ये है लाइन 1, ठीक है। तो अपने को कहीं ना कहीं एक रेखा दी गई है जिसे मैंने नाम दे दिया लाइन 1। अब इसके समांतर ना, इसके समांतर एक दूसरी रेखा है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ लाइन 2, ठीक है। इसी की समीकरण हमें निकालनी है, और जो लाइन 2 है ये बिंदु -2,3 से होके जाती है, ये जो है ये -2,3 से होके जाती है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है जो हमें दी गई थी, यानी कि 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, और ये वो रेखा है जिसकी समीकरण हमें निकालनी है। समझ में आ गया। अब दोनों समांतर हैं सर, ठीक है, दोनों समांतर हैं, यहाँ पे बोला गया है L1 समांतर है L2 के, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि पहले एक काम करता हूँ, इसका ढाल निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा माना लाइन 1 का ढाल बराबर है m। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, इसको कन्वर्ट कर दो y इक्वल टू mx प्लस सी वाले तरीके से, तो m निकल जाएगा, अभी हमने सीखा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ सर -4y ही रहने देते हैं, 3x गया उधर, -3x हो गया और ये 2 गया उधर, है ना। अब y बराबर -4 से डिवाइड कर दो, तो पहली बार -4 से डिवाइड करोगे माइनस माइनस प्लस 3/4x, -4 से करो माइनस माइनस अगेन प्लस 2/4 यानी 1/2,
है ना। तो यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले तरीके से अगर हम देखें से तुलना करो, ठीक है। आप पूरा लिखना तुलना करने पर, मैं सिर्फ से तुलना करके छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ से m का मान कितना आ गया सर, m का मान आ गया 3/4, m का मान आ गया 3/4। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हम बोलेंगे माना अब हम बात करते हैं जो रेखा का की समीकरण हमें निकालनी है। माना अभीष्ट रेखा, अभीष्ट मतलब जिसकी हमें इच्छा है, जो हम निकालना चाहते हैं, अभीष्ट रेखा L2 का ढाल M2 है, ठीक है। मतलब क्या कि इसका जो ढाल है ये हमने कितना माना था, m माना था। इस रेखा का ढाल मैं क्या बोल रहा हूँ, M2, ठीक है। मैं लिखूंगा परंतु लाइन 1 तो समांतर है लाइन 2 के। इसका मतलब है जो M2 है और जो पहली रेखा का ढाल M था वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि इसका भी 3/4 ही आना है, इसका भी ढाल 3/4 ही आना है। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है तो ढाल बराबर होगा। अब हमने ऊपर वाली लाइन का ढाल को m माना था और वो हमने निकाला तो हमें मिल रहा है 3/4। तो हम बोलेंगे यार जो रेखा का समीकरण में निकालना है ये भी 3/4 ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अब आप देखोगे ना कि ये रेखा, ठीक है ना, ये क्या है, ये है रेखा L2 जिसका समीकरण अपने को निकालना था। अब इसका समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे अतः L2 का समीकरण, इसका समीकरण कैसे निकलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। अब चाहे m लिखो चाहे m2 लिखो एक ही बात है, समीकरण बराबर, फिर भी मैं m2 लिख रहा हूँ, इसको m2 माना तो, और x माइनस x1, ठीक है। ये जो है इसको आप x1 y1 से कंपेयर कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है इसका ढाल पता है, एक बिंदु से जा रही है हमें पता है, तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म लगेगी, है ना, ढाल बिंदु, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस y1 कितना है सर, 3 है, इज इक्वल टू M2 बोलो या m बोलो, 3/4 है, और x माइनस x1 कितना है, -2, तो ये क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 को इधर गुणा में ले आओगे तो 4y माइनस 12 बराबर 3 गुणा x हो जाएगा 3x, 3 दूनी हो जाएगा 6। तो यहाँ से सब कुछ उधर शिफ्ट कर दो, हम चाहते हैं x को हम पॉजिटिव रखें, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4y, क्योंकि 4y उधर जाएगा, माइनस 12 उधर जाएगा, प्लस में 18, और यहाँ बराबर बचेगा 0। एक काम करो ना यार भाई, एक तरफ 0 ही तो लिखना है, इसको इधर लिख दो, उसको 0 लिख दो। इसको आप प्रैक्टिस कैसे करना, इसको आप प्रैक्टिस ऐसे करना, ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है, तो एक बार आप इधर माइनस में लेके आते हो, फिर माइनस से गुणा करते हो, एक स्टेप वेस्ट हो जाता है। देखो इसको आप प्रैक्टिस ऐसे करना, आप ऐसे दिमाग में मान के चलना, आप उधर ही लिख रहे हो, लिखना लेकिन इधर, जैसे इधर का 3x का मैं यहाँ 3x की बजाय यहाँ लिख देता हूँ, 4y उधर जाएगा, -4y उधर का इमेजिन करके इधर लिखना है, -12 उधर जाएगा, +18, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आदत बन जाएगी, गलती नहीं होगी, ठीक है, एक स्टेप बच जाएगा आपका। क्लियर हो गई चीज़ें। तो ये आ गई लाइन 2 की इक्वेशन, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी थी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जरा आगे के क्वेश्चन की, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। यहाँ पे बोल रहा है रेखा इस पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब देखो एक रेखा है अपने पास ये वाली, ठीक है, आप समझो कि ये क्वेश्चन कैसा है कि मतलब समझो ये एक रेखा है सर, ये क्या है, ये एक रेखा है, रेखा का समीकरण अपने को बताया गया x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 1, ठीक है, ये हो गए लाइन 1। अब हमें इस रेखा के लंबवत एक रेखा का समीकरण निकालना है, मान लो वो ये है, मान लो सर कि वो ये, ठीक है, यानी कि लाइन 2, इसका हमें समीकरण निकालना है जो इसके लंबवत है सर, ठीक है। तो अगर मैं इसके ढाल को M1 बोल दूं और इसके ढाल को जो अभीष्ट रेखा है ना, मतलब ये रेखा तो गिवन रेखा है, ये रेखा अभीष्ट रेखा, मतलब जिसकी समीकरण अपने को निकालनी है, जिसकी हमें इच्छा है, अभीष्ट मतलब इच्छित, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। अभीष्ट का मतलब क्या होता है, इच्छित, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं।
तो इस रेखा का समीकरण हम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका ढाल मैंने m2 मान लिया, और ये जो रेखा है, ठीक है ना, इसका x अंतःखंड 3 है। x अंतःखंड 3 का क्या मतलब हुआ सर? यानी कि x को कहीं ना कहीं पे 3 की दूरी पे काटती है। तो मतलब ये जो रेखा है ना, इसका चाहे आप x अंतःखंड वाला तरीका अपना लो, वो भी अपना सकते हो, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि 3,0 से जरूर पास होगी। क्यों 3,0 से पास होगी? क्योंकि x अंतःखंड है, 3 पे इसको काटती है, और x अंतःखंड का मतलब होता है x एक्सिस पे काटना जहाँ पर, तो यानी x एक्सिस पे जहाँ भी काटेगी y तो वहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। इसको मैंने बोल दिया लाइन 1। भाई जो मैंने यहाँ बताया अभी लिख के दिखाना, ठीक है ना, जो काम की चीज़, जो फालतू चीज़ें वो अपनी फिगर बना दिया, ठीक है, बट जितना लिख सकते हो थोड़ा ठीक ठाक वो लिखो, ताकि टीचर को देखने में क्वेश्चन सही लगे कि हाँ बच्चे ने, ठीक है ना, सही फॉर्मेट में किया। तो ये तो थी गिवन लाइन जो दी गई थी, है ना। तो मैंने बोला माना इसका ढाल, इसका मतलब लाइन 1 का बराबर है m1। तो m1 तो निकाल सकते हो ना, देखो -7y प्लस 5, या यूँ करो ना, प्लस 5 क्यों, सबको उधर ही शिफ्ट करो, x गया माइनस में, 5 गया माइनस में, है ना, -7 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा x बटे में 7, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 5 बटे में 7, है ना। तो अब इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो m मिल जाएगा यार। इसका ढाल को बस मैंने m1 बोला, तो m1 कितना हो गया, ऊपर 1 है नीचे 7, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 7। पता लगा ना कि कैसे निकाला है हमने अभी। भाई इसको कंपेयर कर लो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ से देखोगे तो m का मान कितना मिल रहा है, m का मान मिल रहा है 1 बटे 7 x के साथ जो भी कॉपी है, y इक्वल टू mx प्लस c वाला रूप लिख दिया हमने। ठीक है, m1 इतना है। अब मुझे पता है, ठीक है, मैंने लिखा माना अभीष्ट रेखा, ध्यान से देखना, माना अभीष्ट रेखा L2 का ढाल, ठीक है, अभीष्ट रेखा L2 का ढाल मैंने m2 बोल दिया है। देखो ना फिगर में समझ में आ रहा होगा, इसका ढाल मैंने m2 बोल दिया। अब मुझे पता है कि L1 परपेंडिकुलर L2 है, दोनों आपस में लंबवत हैं। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि अगर लंबवत रेखाएं हैं तो उनके ढाल का गुणनफल कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अब मुझे m1 तो पता है 1 बटे 7, यानी 1 बटे 7 m2 बराबर -1 आना चाहिए, तो m2 का मान आ जाएगा -7। तो m2 मतलब जिस रेखा का हमें इक्वेशन निकालनी है वो हमें पता लग गया, उसका ढाल तो -7 है सर, उसका ढाल -7 है। ठीक है, अब हमें इसका समीकरण निकालना है ना, तो यहीं पे निकाल देता हूँ मैंने कहा L2 का समीकरण, यानी L2 का समीकरण है ना, दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप ये मान लो कि इसका भाई x अंतःखंड यानी कि d पता है आपको 3, क्योंकि x अंतःखंड d बताया गया था, d 3 है। आप इस तरीके से ना निकालो, बिंदु ना निकालो, तो उस तरीके से समीकरण क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू m x माइनस डी, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। बट मैंने अब क्योंकि बिंदु बना ही दिया है तो मैं उसी वाला तरीके से निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, आप देखो ये बिंदु यहाँ से पास करती है, समीकरण के लिए m2 कितना, m कितना है m2, तो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, लेकिन m की जगह मैं m2 लिखूँगा, इसके ढाल को मैंने m2 माना है। और y1 x1 मतलब ये बिंदु हो जाएंगे, है ना, x1 y1 ये बिंदु हो जाएगा। तो y माइनस y1 कितना है सर, 0 इज इक्वल टू m2 कितना आया सर, -7, और x माइनस x1 कितना है, 3 है। तो यहाँ से अच्छे से अगर हम लिखें तो -7x हो जाएगा, -7x इधर ले आओगे 7x, प्लस में इधर y पहले से बैठा हुआ है, 7 गुणा में 3 कितना सर, 21, उधर 21 भी बचेगा। ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो दोनों तरीक़ों से जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वैसे PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। अगला क्या है, इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप यूँ समझो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कि यार देखो एक रेखा मान लो ऐसे हो, मैंने आपको समझाया भी था, दूसरी रेखा मान लो अगर, ठीक है, दूसरी रेखा, ठीक है, मान लो ऐसे हो, तो इनके बीच, ठीक है, ये हो गई लाइन 1, ये हो गई लाइन 2। अब इनके बीच में जो एंगल होता है सर, ये अगर थीटा है
तो दूसरा एंगल क्या होता है, मान लो फाई। दो एंगल होते हैं ना इनके बीच में। आप अगर देखोगे तो ये लाइन 2 और ये लाइन 1, यानी ये एंगल भी लाइन 1 और 2 के बीच में है। और आप देखोगे तो ये लाइन 1 और ये लाइन 2, यानी ये एंगल भी इनके ही बीच में है। ठीक है, और इनके बीच में रिश्ता क्या है कि अगर एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा है ना, तो इन दोनों को जोड़ के तो 180 आना चाहिए। तो एक अगर 80 है तो दूसरा 180 में से घटा दोगे मिल जाएगा। क्लियर हो गई चीज़ें, क्लियर हो गई चीज़ें। तो मैंने लिखा, ठीक है, माना, ठीक है, माना इनके बीच के कोण, इनके बीच में एक कोण नहीं दो कोण होंगे, बराबर क्या है, बराबर है थीटा और 180 माइनस थीटा। आप चाहो तो फाई लिखना, बाद में फाई क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, या फिर आप कहानी से इसको हटाओ यार, है ना। एक कोण अगर थीटा होता है तो दूसरा क्या होता है 180 माइनस थीटा, सीधा ही रहने दो। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखो ना, अब मुझे यार फॉर्मूला पता है, देखो ध्यान से देखो, अपना दिमाग काम कैसे करेगा। मुझे पता है कि अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा क्या बराबर होता है, ये बराबर होता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। m1 m2 ढाल हैं इन दोनों रेखाओं के, है ना। मतलब m1 मान लो रेखा 1 का ढाल हो गया और m2 रेखा L2 का ढाल हो गया। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या करना है, पहले दोनों रेखाओं का ढाल निकाल लूँ, यहाँ पे रख दूँ, काम बन जाएगा। उसके लिए कैसे करोगे, देखो यार, पहली जो समीकरण है, ठीक है, वर्गमूल 3x प्लस में y इक्वल टू 1, इसे मान लो रेखा 1, और इसको y इक्वल टू mx प्लस सी वाले रूप में लिखो। ठीक है, इसे रेखा 1 मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस में 1। तो यहाँ से इसका ढाल m1 कितना आ गया, माइनस रूट 3, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने इसको ऐसे कंपेयर किया है। ठीक है, y इज इक्वल टू m1x प्लस सी, इससे तुलना करिए तो x के साथ जो है वो m1 है, यानी कितना आ गया -3। इसी तरह से सर जो दूसरी रेखा दी गई है ना, x प्लस वर्गमूल 3y इक्वल टू 1, तो यहाँ से वर्गमूल 3y कितना हो जाएगा, -x प्लस 1, और यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, -x बटे में वर्गमूल 3 प्लस 1। इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू m2x प्लस सी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो m2 निकालना है मुझे, उसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझो, यानी कि -1 बटे में वर्गमूल 3। कुछ नहीं है मतलब कुछ दिख नहीं रहा, तो है तो वैसे वहाँ पे। ठीक है, तो m1 m2 पता लग गया आपको। ठीक है, m1 m2 पता लग गया आपको। देखो अब यहाँ पे पुट कर दो ना यार, यहाँ पे पुट कर दो आप। ठीक है, काम बन जाएगा। देखो ज़रा, तो यहाँ से कितना, ठीक है, यहाँ से कितना tan थीटा इज इक्वल टू मोड m2 की वैल्यू है -1 बटे में वर्गमूल 3, माइनस m1 क्या है -√3, तो माइनस माइनस प्लस √3 हो गया यार वो तो, डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m1 भी माइनस का, m2 भी माइनस का, माइनस माइनस अगेन प्लस ही रहेगा। ठीक है, m1 m2 यानी कि √3 गुणा में 1 बटे √3, है ना। माइनस दोनों का माइनस माइनस प्लस 1 मतलब हटा दिया। ठीक है, अब देखो यार, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़रा देखना, इसको यहाँ करता हूँ मैं। ठीक है, मतलब इस स्टेप के बाद आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये जगह √3 इंटू √3 कितना, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, यानी 2 बटे √3 बचा, डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा, √3 से √3 कटेगा, 1 और 1 2, कुछ नहीं तो 1 समझ लो यार, है ना। अब देखो इसके ऊपर वाला कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा हुआ है 1 बटे √3, और यहाँ नीचे तो 1 ही बचा ना कट के, तो बस 1 बटे √3 आ गया। tan थीटा कितना आ गया, 1 बटे में √3, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 हो गई ना, तो 1 बटे में √3 के नीचे 1 है, तो मतलब वो तो कोई फ़र्क डालेगा नहीं। ठीक है, तो tan थीटा अगर 1 बटे √3 है, तो मतलब थीटा आपको समझ में आ गया कहाँ पे 1 बटे √3 होगा, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो पहला एंगल ये है, और दूसरा कोण क्या था, 180 माइनस थीटा, यानी कि 150 डिग्री,
है ना। देखो भाई दो कोण थे ना, एक तो थीटा था, दूसरा 180 माइनस थीटा था। थीटा अगर 30 है तो 180 माइनस थीटा यानी कि 180 में 30 घटाओ 150 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल आंसर दो कोण आएंगे सर। ठीक है, थीटा और 180 माइनस थीटा। चलिए अब बात करते हैं आगे और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है बिंदुओं इससे और इससे जाने वाली रेखा इस रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, h का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब देखो मान लो ये कोई रेखा हो। ठीक है, समझो कि ये कोई क्या हो, रेखा हो जो किन बिंदुओं से जाती हो, h,3, जो h,3। ठीक है, ये h है। और 4,1 यहाँ पे क्या है सर, 4,1 यहाँ से होके जाती है। मान लो ये लाइन 1 बोल दिया मैंने इसको। ये जो रेखा है ना, ये इस पर लंब है, मतलब समकोण पर इसको प्रतिच्छेद करती है। यानी कि एक दूसरी रेखा है सर, ये वाली। ठीक है, ये इसको समकोण पे प्रतिच्छेद करती है, यानी कि 90 डिग्री पे काटती है। ये जो रेखा है, ठीक है, ये कौन सी रेखा है, ये 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके ढाल को हम मान लो m2 बोल देते हैं, इसकी लाइन L2 है, और इसके ढाल को m1 बोल देते हैं, लाइन L1 है। ठीक है, तो आपको पता है कि L1 और L2 लंबवत हैं कि नहीं, लंबवत है ना। बोला क्या कि भाई इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा, ठीक है, इस रेखा को समकोण पर विभाजित कर मतलब प्रतिच्छेद करे तो h का मान ज्ञात कीजिए सर। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो क्या m1 m2 गुणा किया जाए तो -1 आना चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल आना चाहिए। तो क्या मैं m1 m2 निकाल सकता हूँ अलग अलग तरीक़ों से? हाँ, कैसे, ध्यान से देखो। ये चीज़ थोड़े देर के लिए छोड़ दो। अभी जो अपनी रेखा L1 है, ठीक है, अपनी जो रेखा L1 है, ठीक है, उसका ढाल m1 माना है मैंने, है ना, फिगर में लिख दिया मैंने, आप चाहो तो अलग से लिख लेना। इसका m1 जो है कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 यानी कि हो जाएगा 1 माइनस 3, है ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस h, 4 माइनस h, है ना। इसका मतलब m1 का मान निकल के आया -2 डिवाइड बाई 4 माइनस h। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और आगे मतलब अब इसको थोड़ा और जगह चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, देखो जो लाइन गिवन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, ये इसका भी ढाल निकाल सकते हैं हम, क्योंकि ये समीकरण दिया गया है। तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू कितना, -7x प्लस 19। तो यहाँ से y का मान कितना हो गया, पहले तो माइनस सबको गुणा कर देना, क्योंकि 7 बटे -9 7 बटे 9 प्लस का हो जाएगा, और ये -19/7 हो जाएगा, क्योंकि -7 से डिवाइड कर रहे हो, है ना। यहाँ से मुझे m2 मिल जाएगा। m2 मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट कितना, 7/9, क्योंकि इसको मैं बोल रहा हूँ लाइन 2 और इसका ढाल बोल रहा हूँ m2, है ना, फिगर में मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा आंसर। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा सर। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से। ठीक है, m1 कितना है, -2 डिवाइड बाई 4 माइनस h, यानी कि -2 डिवाइड बाई 4 माइनस h, ये m1 हो गया। m2 कितना आया है सर, m2 अपने पास आया है 7/9 बराबर है -1। तो यहाँ से -2 बटे में 4 माइनस h बराबर, उधर जाएगा ये -9 बटे में 7 हो जाएगा, -9 बटे में 7 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो माइनस से माइनस उड़ा दो, 7 गुणा में 2 करोगे ये 14 आ जाएगा। वहाँ पे कितना, 9 गुणा में 4 यानी 36, 9 गुणा में -h यानी -9h, 9h को इधर लाओगे, है ना, 14 उधर ले जाओगे बचेगा 22, है ना। तो h का मान कितना आ जाएगा सर, h बराबर आ जाएगा 22/9। ये आ गया अपना फाइनल आंसर h। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये था अपना 9वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इस बिंदु से जाने वाली और इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ये आता है। ठीक है, मतलब कोई रेखा है सर ये, ठीक है, ये कोई रेखा है। ये जो रेखा है ना, ये मान लो x1 y1 से होके जाए, x1 y1 से होके जाए, और ये एक दूसरी रेखा, ठीक है, ये एक दूसरी रेखा के समांतर भी हो। ठीक है, ये L1 है और ये L2 है। दूसरी रेखा क्या है, AX प्लस BY प्लस C। हमें इस पहली रेखा का समीकरण ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा माना अभीष्ट रेखा L1 है, ठीक है, जो इससे होके जाती है और उसके समांतर है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे L1 समांतर है L2 के। इसका मतलब जो इनका ढाल होगा M1 M2 वो बराबर होंगे। तो दोनों के ढाल को मैंने M ही बोल दिया, दोनों के ढाल बराबर होंगे ना, M बोल दिया, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। M निकाल लूँगा यहाँ से, है ना, ये वाली जो रेखा है यहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है, जो गिवन रेखा है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ये क्या है L2। अब यहाँ से क्या y इक्वल टू MX प्लस C वाले रूप में लिखो, तो ये हो जाएगा माइनस AX उधर गया और C जाएगा माइनस में, B से डिवाइड कर दो, है ना, B 0 नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस A/BX और ये माइनस C डिवाइड बाई B, है ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे y इज इक्वल टू MX प्लस C से तुलना करो। इससे तुलना करने पर, आपको पूरा लिखना है, तुलना करने पर मैं इतना लिख रहा हूँ। तो m का मान कितना हो जाएगा सर, x का कोफिशिएंट है x के साथ जो है, यानी कि माइनस A/B। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम बोलेंगे अभीष्ट रेखा L1 का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू M x माइनस x1। अभीष्ट रेखा कह रहा है ना, इसको कह रहा हूँ अभीष्ट रेखा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ यार, जो बिंदु है वो तो x1 y1 ही है, तो मतलब बस ये मुझे m की वैल्यू पुट करनी है सर। m की वैल्यू है माइनस A/B, m की वैल्यू क्या है, माइनस A/B। तो यानी कि हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू है माइनस A/B और यहाँ पे है x माइनस x1। क्लियर है क्या इतना। अब अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1, नीचे वाला b इधर आएगा गुणा में, और वहाँ क्या हो जाएगा माइनस A x माइनस x1। माइनस a को इधर लाओ, मतलब पूरा टर्म, तो ये प्लस में हो जाएगा a x माइनस x1, और ये वाली चीज़ पहले से यहाँ पे है, यानी कि y माइनस y1b और बराबर है 0, यानी कि 0। तो ये आ गया। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, देख लो चाहे। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।